हाय एवरीवन, आज हम लोग आईएमडी Heinvali के High. जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आज हम लोग उसकी सभी चीज़ें बात करेंगे। ये जो वीडियो है ये सफिशियंट है आपके आईएमडी के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईओक्यू मॉडल होता क्या है, मतलब ईओक्यू मॉडल के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया था। ईओक्यू मॉडल होता है क्या, देखो, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब सामान कितनी मात्रा में आएगा सबसे सही रहेगा। मतलब कि अगर कोई स्टॉक पे सामान आ रहा है तो वो कितनी क्वांटिटी में आए कि ना सामान को बार बार मंगाने में कास्ट लगे, ना ही बहुत ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत पड़े। तो एक क्वांटिटी में मंगाना कि जिस तरह से कस्टमर आ रहे हैं, जिस तरह से उसकी डिमांड है उस तरीके से उसको उतना मंगाना, उसी का कहते हैं ईओक्यू मॉडल। ठीक है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, सामान कितनी मात्रा में मंगाना है सबसे सही रहेगा। खर्च कम होता है, इससे सामान की कमी ना पड़े, ज़्यादा स्टॉक जमा ना हो। स्टॉक मतलब भंडार जमा हो ना हो। सिंपल वर्ड में कम ऑर्डर करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा। जैसे मान लो आपने कोई जैसे कि आपने कोई फाउंडेशन लिया, ठीक है, आपने 50 फाउंडेशन मंगा दिया, फिर अब कस्टमर को फिर चाहिए तो हर बार आप मंगा रहे हो, तो जो उसका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जो ऑर्डर करने पे जो कॉस्ट है वो तो पड़ रहा है ना, वो एक्स्ट्रा पड़ रहा है आपको फिर से ऑर्डर करना पड़ रहा है, फिर से आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है। तो ऐसा मतलब कम ऑर्डर करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो होल्डिंग एंड स्टोरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि कॉस्ट न ज़्यादा हो न कम हो, एक तरीके से प्रॉपर मैनेज किया जा सके। ईओक्यू को परफेक्ट क्वांटिटी है जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ऑर्डर करने को, होल्डिंग मतलब उसे रखने की कॉस्ट एक समान हो जाता है। एक्सप्लेनेशन, ईओक्यू इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका यूज ये डिसाइड करने के लिए किया जाता है कि कितना स्टॉक ऑर्डर करे कि एक्स्ट्रा कॉस्ट ना हो और शॉर्टेज भी ना हो। मतलब कितने कॉस्ट हम लोग ऑर्डर करें कि उसका एक्स्ट्रा स्टॉक भी ना हो और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इसमें ना हो। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू DSH। ठीक है, इसका देखिए एग्जाम्पल, तो ये आपका ये हो गया एनुअल डिमांड एस ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एच का होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं। एक शॉप ऑनर है, अगर वो देखो हर क्वेश्चन में, आईएमडी के हर क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि एक शॉप ऑनर है, अगर वो 10-10 पीस मंगाता है तो बार बार ऑर्डर कॉस्ट ज़्यादा होगा। अगर वो 1000 पीस मंगा लेता है तो स्टॉक करने में प्रॉब्लम आएगी। ईओक्यू यह बताता है कि सामान मंगाओ, न ज़्यादा न कम। इसका डायग्राम भी अगर आप बना दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये देखो कॉस्ट हो गया, ये हो गया कॉस्ट, ये कॉस्ट का है, ये होल्डिंग और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, इसके भी ईओक्यू मॉडल। एडवांटेज ऑफ ईओक्यू, इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाता है, ओवर स्टॉकिंग अंडर स्टॉकिंग से बच सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है एबीसी एनालाइजर क्या होता है। एबीसी एनालाइजर क्या होता है, मतलब ABC मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर दो और जितनी जोन्स, जितनी क्वालिटी है, जितनी उसकी मनी लगा है उस हिसाब से उसको डिवाइड कर देना। ABC एनालाइजर कराता है, मतलब महंगे चीज़ को A में और सस्ते चीज़ को B में और मीडियम चीज़ को C में, ऐसे करके डिवाइड करना ही ABC एनालाइजर कराता है। अब हम एक फॉर्म के मैपर में पढ़ते हैं। एबीसी एनालाइजर एक इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब एक इन्वेंट्री होता है, इसमें आइटम को उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। मतलब बताया ना, ए हाई वैल्यू क्वालिटी, क्वांटिटी कम होती है, इसकी मात्रा कम होती है, टोटल कॉस्ट का लगभग 70% होता है, टोटल कॉस्ट का 17% होता है। क्लोज कंट्रोल चाहिए, कॉस्टली मशीन पार्ट, जो मशीन पार्ट होते हैं। मीडियम आइटम, मीडियम वैल्यू इसमें होते हैं, क्वांटिटी मीडियम होती है, टोटल कॉस्ट का लगभग 20%। नॉर्मल कॉस्ट चाहिए, एवरेज कॉस्ट रॉ मटेरियल, जैसे कोई भी रॉ मटेरियल हो गया। सी आइटम, टोटल कॉस्ट का 10%, सिंपल कंट्रोल चाहिए। 10 लो वैल्यू आइटम, क्वालिटी ज़्यादा होती है, स्टेशनरी जैसे हो गया। ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट आइटम पर फोकस करना, अवॉइड ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग। मतलब इससे क्या होता है कि ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग, जब हम पहले देख लेंगे कि इस डिब्बा में ये चीज़ है, इस डिब्बा में ये चीज़, इस डिब्बे में, तो हम लोग ज़्यादा क्यों मंगाएंगे, जिस तरीके से क्या कहते हैं डिमांड रहेगी उस हिसाब से हम लोग मंगाएंगे। तो डिवाइड करके भी हम आपको ओवर स्टॉकिंग और क्या कहते हैं कि अंडर स्टॉकिंग से बचा से, ये मेथड का यूज़ करिए डिसाइड करने के लिए किया जाता है कि कौन सा आइटम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा आइटम कम इंपॉर्टेंट है, ताकि उन्हें डिफरेंट लेवल पर कंट्रोल किया जा सके। देखो ऐसे हो गया, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, ABC हाई वैल्यू, मीडियम वैल्यू, लो वैल्यू, इन्वेंट्री वैल्यू। ठीक है,
कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड मैनेजरिंग फंक्शन, ये आता है आपके एग्जाम में। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और मैनेजेरियन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वह होता है जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के वर्क को सही तरीके से मैनेज करना ही इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब इंडस्ट्री या फैक्ट्री के वर्क को सही तरीके से मैनेज करना ही इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कहलाता है। इंडस्ट्री को मैनेज करना, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसी भी वर्क को अच्छी तरीके से करना, उसको मैनेज करना, इसमें ये सब इंक्लूड है। मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड, इसमें ये सबको मिला के इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्री को मैनेज। अच्छा एक बात बताओ, इंडस्ट्री को हम लोग मैनेज कैसे करेंगे जब हमारे पास पैसे ही नहीं रहे, जब हमारे पास मशीन ही नहीं रहे, जब हमारे पास आदमी नहीं रहे, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? तो यही है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये इन सब का यूज़ करके इंडस्ट्री को मैनेज करना ही इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल टाइम पर आए, वर्कर्स वर्क सही करे, मशीन खराब ना हो, प्रोडक्शन डिले ना हो, ये सब का काम होता है। इन सबको मैनेज करना ही इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कहलाता है। अब मैनेजेरियन फंक्शन क्या होता है? मैनेजर को वर्क को मैनेज करना मैनेजेरियन फंक्शन कहलाता है। मैनेजर के वर्क को मैनेज करना मैनेजरियल फंक्शन में। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बता दिया है। देखो यहाँ मैनेजर फंक्शन ऐसे करके, देखो ये है मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजर के 5 मेन इंपॉर्टेंट है। PODC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद डायरेक्शन, फिर C से कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है, क्या मतलब प्लानिंग, मैनेजर का काम क्या होता है, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब करना है, ये सब मैनेजर को बताना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन, कितना प्रोडक्ट करना है, कौन सा मटेरियल चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यवस्था, काम किसी भी काम को करने के लिए एक व्यवस्था हो जाए। काम को डिवाइड करना, जैसे कि जिसको कटिंग आता है तो उसको कटिंग वाला काम, जिसको सीलिंग आता है उसको सीलिंग वाला काम दो, जिसको पॉलिशिंग आता है उसको पॉलिशिंग वाला कर दो। काम को डिवाइड, ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था करना, काम को डिवाइड करना, राइट पर्सन को राइट जॉब देना, वर्क को सिस्टम में लगाना, ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर, शॉपकीपर, मैनेजर को वर्क बताना कि तुम्हारा ये वर्क है, तुम्हारा ये वर्क है, तुम्हारा ये वर्क है। एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना ही मैनेजेरियन फंक्शन कहलाता है। PODC याद कर लीजिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन और कंट्रोल, ठीक है। डायरेक्टिंग, अब निर्देश देना, वर्कर को गाइड करना। मतलब अब देखो मैनेजर का ये भी काम होता है कि वर्कर को गाइड करना, मोटिवेट करना, सुपरविजन करना। सुपरवाइजर का भी एक सुपरवाइजर के बाद मैनेजर आते हैं, तो सुपरविजन मतलब सुपरवाइजर को भी देखना, ये मैनेजर का भी काम है। लोगों से काम कराना, डायरेक्शन देना, डायरेक्टिव, एक लोगों से काम करना, इसका मेन यही है कि लोगों से काम करवाना, ठीक है। वर्कर को बताना काम कैसे करना है। कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना, मतलब किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, देखो वर्क सही हो रहा है या नहीं चेक करना, गलत को सुधारना, परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना कंट्रोलिंग कहलाता है। प्रोडक्शन टारगेट अचीव हुआ है या नहीं, मतलब कंट्रोल करना कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने इतना दिन से वर्क किया, तुमने क्या किया कंपनी के लिए, तो ये सब कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंट्रोलिंग का होता है, ये मैनेजर का ही होता है। तो वह इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्री को मैनेज करना, मैनेजरियल फंक्शन। देखो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में देखो इस तरीके से आप बना, मेन, मशीन, मटेरियल, मनी, ऐसे करके ब्लॉक डायग्राम करके। और हाँ एक चीज़ तो आप भूल के भी मत भूलिएगा कि आपको हर चीज़ का एग्जाम्पल देना ही देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैनेजेरियल फंक्शन, मैनेजेरियल फंक्शन का ये हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हाउ ए गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इज मेंटेन इन द इंडस्ट्रियल एमंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड वर्कर, राइट। मतलब कैसे हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करेंगे, उनको डिपार्टमेंट को, उनके वर्क को, ठीक है, किस तरीके से हम लोग अच्छा रिलेशन बनाएंगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर हमारे पास कम्युनिकेशन अच्छा है तो हम लोग अच्छा करें। मैनेजर और वर्कर के बीच रेगुलर एंड क्लियर कम्युनिकेशन हो, वर्कर और मैनेजर के बीच एक क्लियर कम्युनिकेशन हो, इसके थ्रू भी हम लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, वो भी अपने वो बता सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। एक अच्छा बॉन्ड जो होगा वो होगा। वर्कर अपनी प्रॉब्लम मैनेजर को बता सके और सोल्यूशन मिले। कोऑपरेटिव एमंग डिपार्टमेंट, विभागों में सहयोग, सब डिपार्टमेंट को एक टीम की तरह वर्क करना। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट साथ में प्लान करें, मतलब कि कोऑपरेटिव एमंग द डिपार्टमेंट, मतलब कॉपरेट करना डिपार्टमेंट को। फायर वेग एंड इन इंसेंसिव, मतलब उचित वेतन व लाभ देना वर्कर को। एक जैसे कि अगर हमको गुड इंडस्ट्री चाहिए ना, तो हमें पहला चीज़ तो कम्युनिकेशन आना चाहिए, दूसरा चीज़ हमें कॉपरेट करना चाहिए, तीसरा चीज़ हमें अच्छी सैलरी देनी चाहिए, ठीक है, वर्कर को। और चौथी चीज़ तो हमें कंप्लेन जो वर्कर कर रहा है उनको सुनना चाहिए, उनको बताना, अगर उनकी प्रॉब्लम है तो वो उनको सुनना चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ है अगर आपको इंडस्ट्री और अच्छा करना है तो, ठीक है। फेयर वेजेस एंड इंसेंसिटिव, उचित काम और वेतन, वर्कर को फेयर सैलरी, इंसेंटिव एंड बेनिफिट मिले। ट्रेनिंग, वर्कर को स्किल इम्प्रूव हो, स्किल्ड वर्कर इफेक्टिवली वर्क करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब हम लोग ट्रेनिंग, अब देखो हम वर्कर को ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे काम करना है, उसे इम्प्रूव करेंगे। बोलो कंप्लेन रिड्रेसल, शिकायत निवारण, कंप्लेन अगर हम लोग जैसे कि वर्कर हो गया अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, वर्कर को कंप्लेन टाइम पर सॉल्व हो,
ट्रस्ट बनाए मैनेजर और वर्कर के बीच। इससे क्या होगा, मैनेजर और वर्कर के बीच एक बॉन्ड बनेगा कि सर मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, तो उनको और भी अच्छा वर्क करने का मिलेगा कि हाँ मुझे और अच्छा वर्क करना चाहिए अपनी कंपनी में, मेरी इतनी चीज़ें मेरी ध्यान दी जा रही है, मेरे ऊपर भी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो पहला क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है, दूसरा है कि जैसे कि कोऑपरेटिव एमंग द डिपार्टमेंट, मतलब दो अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे प्रोडक्शन और मैनेजमेंट जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट दोनों एक साथ मिलकर प्लान बना सकते हैं। तीसरा फेयर वेजेस, ठीक है, मतलब उचित वेतन। चौथा है ट्रेनिंग देना चाहिए। अब पांचवा क्या है, कंप्लेन रिड्रेसल, मतलब कंप्लेन करे तो उनकी बातों को सुना जाए, ठीक है। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन में कम्युनिकेशन, कॉपरेशन, फेयरवेज, ट्रेनिंग, कोऑपरेटिव, ये तो हो गया। अब चलिए, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ डोमेस्टिक इंक्वायरी। देखो डोमेस्टिक इंक्वायरी मतलब क्या होता है, देखो डोमेस्टिक इंक्वायरी मतलब होता है कि वर्कर एम्प्लॉय को गलत वर्क पर करती है। मतलब जैसे कि कोई एम्प्लॉय हो गया, वो लेट कर रहा है, वो अपना अपना वर्क जो है कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो उस पर क्या होता है, डोमेस्टिक इंक्वायरी बैठा सकते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं डोमेस्टिक इंक्वायरी, ठीक है। डोमेस्टिक इंक्वायरी एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन होता है जो कंपनी अपने वर्कर के गलत वर्क पर करती है। ड्यूटी पर लेट आना, बिना बताए छुट्टी मारना, कंपनी प्रॉपर्टी पर नुकसान पहुंचाना, सीनियर से मैनर बिहेव करना। डोमेस्टिक इंक्वायरी प्रोसीडर, चार्ज शीट देना। देखो डोमेस्टिक इंक्वायरी प्रोसीडर में पहला क्या होगा, चार्ज शीट देना, चार्ज शीट देना, ठीक है। सबसे पहले एम्प्लॉय को लिखित नोटिस दिया जाता है जिस उसमें क्लियरली लिखा होता है कि गलती क्या है, कब और कैसे हुई। डोमेस्टिक इंक्वायरी के प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। पहला है कि चार्ज शीट देना, जैसे कि अब कोई एम्प्लॉय हो गया, उसने गलती किया तो सीधा नहीं बोला जाओ यहाँ से फायर हो जाओ, नहीं, अगर उन्हें डोमेस्टिक इंक्वायरी में बैठा दिया गया तो आप उनको एक चार्ज शीट देंगे कि हाँ आपने ये गलती किया है, आपने मुझसे ये नहीं बताया, फलाना फलाना। एक्सप्लेनेशन, एम्प्लॉय को मौका दिया जाता है कि वो अपनी एक्सप्रेस करे कि नहीं मुझे लेट हुआ था, मैंने आपको ये बताया था, फलाना ढिमकाना जो भी चीज़ के मैंने आपसे बताया था कि सर मैं लेट होगा, तो ये सब एक्सप्लेनेशन करने का उनको मौका दिया जाए। इंक्वायरी ऑफिस अपॉइंटमेंट, कंपनी एक न्यूट्रल इंक्वायरी ऑफिस अपॉइंट करता है, ठीक है। इंक्वायरी ऑफिस अपॉइंटमेंट। चौथा इंक्वायरी को कंट्रोल करना, दोनों साइड को बोलने का मौका दिए जाए, मैनेजर वर्कर दोनों को। इसमें होते हैं विटनेस और डॉक्यूमेंट, इसमें विटनेस होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट बनाना, इंक्वायरी ऑफिस सारी बात सुनकर रिपोर्ट बताता है एम्प्लॉय गिल्टी है या नहीं, ठीक है। इंक्वायरी रिपोर्ट जो होता है इसमें कोई भी चीज़ का मतलब किसी के पोस्ट के हिसाब से उसको नहीं मिलता कि नहीं वो आप गलत हो, आप बड़े हो तो आपको इतना मिलेगा, ये सब। पनिशमेंट का डिसीजन, अगर गिल्टी पाया जाता है तो पनिशमेंट वर्कर फाइन सस्पेंड, अगर पनिशमेंट पाया जाता है तो वर्कर को फाइन और सस्पेंड दोनों हो सकता है। इंक्वायरी फायर एंड इम्पार्शियल होनी चाहिए, मतलब कि पारदर्शी होना चाहिए, मतलब ये नहीं देखना चाहिए कि आप मैनेजर हो तो मैं आपके पक्ष में हूँ या आप एम्प्लॉय हो तो मैं आपके पक्ष में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस फॉलो करना चाहिए, वर्कर को पूरा मौका मिले अपनी बात करने का नोट में, ठीक है। ऐसा समझ के लिख लो कि डोमेस्टिक इंक्वायरी में चार्ज शीट होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, देखो एक्सप्लेन करता है कि नहीं मेरा क्या गलती हुआ। तीसरा इंक्वायरी ऑफिस डिपार्टमेंट बुलाता है, इंक्वायरी को कंडक्ट कराना, फिर इंक्वायरी को रिपोर्ट कराना, ये सब इसमें आता है, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी कैरेक्टर। देखिए अब हम लोग बात करते हैं इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। देखो इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, रिस्क टाक, जो व्यक्ति उद्यमी, बड़ा उद्यमी क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टर होते हैं, जोखिम उठाने की क्षमता है, रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योरशिप न्यू वर्क स्टार्ट करता है जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, जो ह्यूमन रिस्क लेने नहीं डरता वही इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। इनोवेटिव, नवाचार करने वाला। इंटरप्रेन्योरशिप न्यू आइडिया सोचता है या ओल्ड चीज़ों को न्यू तरीके से सोचता है। इनोवेशन जैसे कि मार्केटिंग करना, जैसे ऑनलाइन डिलीवरी, ये सब चीज़ों, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, फैसला लेने की क्षमता। इंटरप्रेन्योरशिप जल्दी और सही डिसीजन लेता है, किस प्रोडक्ट को इन्वेस्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, ये सब फटाक से कर लेता है। लीडरशिप क्वालिटी, अपनी टीम को गाइड करता है, उन्हें काम करवाता है। हार्ड वर्किंग, सक्सेस के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट, गोल ओरिएंटेड, गोल क्लियर रहता है कि मैं क्या गोल पाइए। प्लानिंग एबिलिटी, और ये अडेप्टेबिलिटी, टाइम के साथ चेंज होने ज़रूरी है। अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें उसकी गलती है। न्यू आइडिया एंड ट्रेंड को एक्सेप्ट करो, जैसे कोई भी न्यू आइडिया आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, हाँ ये है। तो ये सब चीज़ें भी एंटरप्रेन्योरशिप के मेन पार्ट है। देखो पहला क्या है, रिस्क टेकिंग, रिस्क लेना चाहिए। इनोवेटिव मतलब कि नवाचार करने वाला, मतलब न्यू आइडिया को सोचने वाला। ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ये हो गया। डिसीजन मेकिंग, फटाक से डिसीजन लेता है। और ग्रुप हार्ड लीडरशिप क्वालिटी होता है उसके अंदर, हार्ड
हार्ड वर्किंग होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, प्लानिंग एबिलिटी होता है, अडॉप्टेबिलिटी होता है, ठीक है। सर्विस ऑफलेट स्किल, सर्विस ऑफलेट स्किल क्या होता है? सर्विस ऑफलेट स्किल वह जहाँ कंपनी अपनी सर्विस देती है और कस्टमर को प्रॉब्लम सॉल्व करती है। रिपेयरिंग, जैसे कि सर्विस आउटलेट मतलब क्या होता है कि वैसा जगह है जहाँ पे सर्विस मिलती है। सर्विस मतलब जैसे कि कार की सर्विस हो गई, तो सर्विस ऑफलेट स्किल उसी को कहते हैं, ठीक है। रिपेयरिंग होती है, मेंटेन होती है, कंप्लेन सॉल्व होती है। सर्विस ऑफलेट स्किल प्लेस वेयर ए कंपनी प्रोवाइड सर्विस ऑफ कस्टमर, मोबाइल सर्विस सेंटर्स, कार सर्विस सेंटर, गैस एजेंसी, ठीक है। लीजर एंड बिन कार्ड, लीजर क्या होता है? लेडजर एक अकाउंट रिकॉर्ड होता है जो ऑफिस में मेंटेन किया है। इसमें मटेरियल की क्वालिटी के साथ साथ उसकी कॉस्ट प्राइस भी लिखी होती है। लीडर को अकाउंट डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। डाटा देखो, इस लीडर क्या होता है? लेडजर एक अकाउंट रिकॉर्ड होता है जो ऑफिस में मेंटेन किया जाता है। इसमें मटेरियल की क्वालिटी के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी लिखी होती है। लेडजर उसका मेन काम होता है, ठीक है। लेडजर को अकाउंट डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। डाटा अकाउंट रिसिप्ट इशू, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब आप समझे नहीं क्या कि एक अकाउंट रिकॉर्ड होता है, मतलब एक अकाउंट रिकॉर्ड होता है और उसको ऑफिस में मेंटेन किया जाता है। जो मटेरियल क्वालिटी के साथ साथ उसकी कॉस्ट प्राइस भी लिखी होती है। इसमें क्वालिटी के साथ उसकी कॉस्ट प्राइस। बिन कार्ड एक छोटा कार्ड होता है। ये स्टोर या गोडाउन में मटेरियल के बिन के पास रखा होता है। इसमें लिखा होता है कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल गया, कितना मटेरियल का बचा है। फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, सामान को सही टाइम पर राइट प्लेस एंड राइट क्वांटिटी में रेडी करना ही ताकि वो स्मूथली चले। फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इसी को कहते हैं, ठीक है। 5 इजी पॉइंट फॉर बाय मटेरियल बाय स्टॉक कंट्रोल, स्टोरेज, प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल। मतलब सामान को सही टाइम पर राइट प्लेस पर एंड राइट क्वालिटी में रेडी करना ही। जैसे कि कोई बोल दिया कि हमें ये साड़ी चाहिए, तो एक राइट टाइम पर राइट मटेरियल उसमें यूज़ किया जाएगा और एक राइट टाइम पर उसको स्मूथली रेडी करना ही हम लोग कहते हैं मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल, फालतू खर्चा कम करना, ठीक है। इन्वेंट्री एंड टाइप, फैक्ट्री और शॉप में रखा हुआ सामान जो बाद में काम आता है या बच जाता है उसे इन्वेंट्री या स्टॉक कहते हैं। इन्वेंट्री एंड टाइप्स, रॉ मटेरियल जो सामान बनाने से पहले होता है। आयरन, वर्किंग प्रोसेस जो सामान हाफ बना हुआ होता है उसे वर्क इन प्रोसेस, हाफ बने फैन के पार्ट ना पूरा बना हुआ। फिनिशिंग गुड जो सामान पूरा ना बन चुका हो, जैसे रेडी फैन, रेडी मोबाइल सेलिंग के लिए रेडी हो। 3 होते हैं इन्वेंट्री में, ठीक है। स्पेयर्स एंड स्टेयर्स, और मशीन ठीक करने का सामान, नट बोल्ट, रिपेयरिंग का सामान, कंज्यूमेलेशन जो सामान रोज़ यूज़ में आता हो, जैसे ऑयल हो गया, ये सब इसके पार्ट हो गया। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अब एक बात बोलो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ये काम होता है ना कि जो भी चीज़, जैसे फ़ैन आ गया ना, तो फ़ैन के बाद उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी किस कलर किस टाइप से हमें बेचना है, किसको बेचना है, और कितना इसका प्राइस लगेगा, और मार्केट के हिसाब से उसको क्या चाहिए कस्टमर को, ये सब डिसाइड करना ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। अब देखिए पढ़िए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कंपनी का वो डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाता है और उसे सेलिंग का वर्क करता है। प्रोडक्शन बनाना कंपनी का वर्क होता है और प्रोडक्ट को सेलिंग एंड फेमस बनाने वाले मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होता है। फैक्ट्री का फैन बना है, अब देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? फैन को प्राइस डिसाइड करेगा, फैन का एडवर्टाइजमेंट करेगा, फैन को शॉप तक पहुंचाएगा, कस्टमर को सेलिंग करेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स ऑफ कस्टमर। अब देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ये सब इसके काम है। मार्केट रिसर्च, कस्टमर को क्या चाहिए, कितना प्राइस में चाहिए, ये पता करना। प्रोडक्ट का प्लानिंग, कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करना। प्राइस कस्टमर के हिसाब से। प्रमोशन मतलब प्रोडक्ट के बारे में टीवी पर हीरो हीरोइन से, एक्टर से, सोशल मीडिया से। पैकेजिंग, गुड्स को अच्छे से पैक करना, ठीक है, ठीक है। और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट को फैक्ट्री तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना। आफ्टर स्केल सर्विस, स्केल के बाद सर्विस देना, बस वारंटी, गारंटी, ये सब देना। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या होता है? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय को मैनेजर के डिसीजन लेने में इंक्लूड करना। मतलब पार्टिसिपेट मैनेजमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय को मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में इंक्लूड करना। इसमें वन बॉस डिसीजन नहीं लेता, वर्कर को अपनी, मतलब इसमें क्या होता है, वर्कर को अपनी सजेशन, मतलब पार्टिसिपेट मैनेजमेंट, इसमें वर्कर और एम्प्लॉय दोनों लोग एक दूसरे से मिलजुल के, एक दूसरे से बात करके डिसीजन लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेट मैनेजमेंट। साथ मिलकर डिसीजन लेना, एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट, वर्कर को प्लान, पॉलिसी, डिसीजन को में बोलने का चांस दिए। 2 वे कम्युनिकेशन, मैनेजर और वर्कर दोनों साइड से बात होनी चाहिए। आइडिया सजेशन, एम्प्लॉय टेक आइडिया एंड सजेशन,
टीम वर्क, सब मिलकर टीम जैसा वर्क करेंगे। जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय हैप्पी रहेगा क्योंकि उसकी बात सुनी जाती है। अगर फैक्ट्री में मशीन का टाइम चेंज करना है तो ओनली मैनेजर डिसाइड नहीं करेगा, वर्कर से भी पूछा जाएगा। इट इज़ द पार्टिसिपेट मैनेजमेंट इसेंशियल ऑफ द गुड वेज प्लान, मतलब कि एक वेतन, अच्छा वेतन के क्या प्लान होते हैं। गुड्स वे प्लान का मतलब होता है ऐसा सैलरी सिस्टम जो वर्कर और मैनेजर दोनों के लिए फेयर हो। किए गए वर्क के बदले मनी देना ही वेजेस कहलाता है। गुड वेज प्लान, फायर वेज, वर्क के हिसाब से राइट सैलरी देना, बेसिक नीड, अपनी सैलरी को हो इतनी सैलरी हो कि वर्कर अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सके। बोनस ऑफ सिस्टम, गुड वर्क करने पर बोनस मिले। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, वेजेस प्लान को स्टेबल होने के लिए, मतलब जैसे कि अब एक अच्छा वेतन के साथ साथ हमें क्या क्या मिलना चाहिए, हमें हेल्थ भी मिलना चाहिए, हमें बोनस भी मिलना चाहिए, हमें एक बेसिक नीड पूरा हो, ऐसा होना चाहिए। कंक्लूजन, एक गुड वेज प्लान इंक्रीज वर्कर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड द बोनस ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब इनसेंसिटिविटी क्या होता है, वर्क के अलावा ज़्यादा वर्क या अच्छा काम करने पर एक्स्ट्रा सैलरी होता है, उसे इंसेंटिव कहते हैं। ठीक है, लेबर वेलफेयर क्या है, लेबर वेलफेयर, अब देखिए लेबर वेलफेयर होता क्या है। इट्स द मीन वर्कर के लिए सुविधाएं और हेल्प देना, इसमें हेल्थी मतलब लेबर वेलफेयर मतलब लेबर को सुविधाएं देना, मतलब वही लेबर वेलफेयर का। इट्स मीन वर्कर के लिए सुविधा और हेल्प देना जिससे वो हेल्थी सेफ एंड हैप्पी रहे और वर्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म करे। वर्कर के हेल्थ सेफ्टी एंड कंफर्ट को केयर रखना, इसके और उनके जीवन के लिए सेक्रीफाइस प्रोवाइड करना। हेल्थ फैसिलिटी, सेफ्टी मेजरमेंट, एजुकेशन ट्रेनिंग, फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल बोनस और पर्सनल इंश्योरेंस, ये सब। HRD क्या, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के स्किल, नॉलेज और एबिलिटी को डेवलप करे ताकि वो प्रोडक्टिविटी एंड कैपेबल बने। ठीक है, क्या बोला, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के स्किल, नॉलेज एवं एबिलिटी को डेवलप करे ताकि वो प्रोडक्टिविटी एंड कैपेबल बने। ठीक है, 5 पॉइंट, ट्रेनिंग एजुकेशन बोनस। ठीक है, ट्रेनिंग एजुकेशन बोनस बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, एजुकेशन में क्या होगा, वर्कर सेमिनार एंड कोचिंग को नॉलेज गेन करना। ठीक है, प्रीवियस अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, देखो औद्योगिक विवाद अधिनियम की तरह प्रावधान, मतलब अगर कोई इंडस्ट्री में कुछ वर्कर और मैनेजर के बीच कुछ झगड़ा या ये हो जाता है तो उसको कैसे समझे। पर्पज, एम्प्लॉयज़ के बीच इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करना, जब एम्प्लॉय या एम्प्लॉयज़ के ग्रुप के बीच झगड़ा हो तो वेजेस, वेतन के लेकर, वर्किंग के लेकर, कंडीशन के, एम्प्लॉय बोनस के लेके, तो डिपार्टमेंट डिसएग्री हो तो उसे डिसएग्रीमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। ठीक है, अथॉरिटी अंडर द एक्ट 1947। ठीक है, 1947 के एक्ट में ये सब बताया गया है। वर्कर कमेटी, स्मॉल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर दोनों के मेंबर होते हैं। लेबर कोड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इटीसी, एक या दो से अधिक, रूल ऑफ लेआउट। ठीक है, एम्प्लॉय को निकालने के लिए रूल नोटिस और कंपनसेशन के साथ कॉन्सिलिएशन ऑफिस। ठीक है, दोनों पार्टीज को समझौता करने के लिए ट्रिब्यूनल, बिग डिस्प्यूट जिसे लेबर कोर्ट सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, ये होता क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, कंपनी अपने प्रॉफिट का 1 पार्ट एम्प्लॉय के साथ शेयर करता है, इस टेल प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, मतलब कंपनी को कितना बेनिफिट हुआ उसका एक पार्ट वो एम्प्लॉय के भी शेयर करना ही प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम कहलाता है। पर्पस, वर्कर को मोटिवेट करना, उनका इंटरेस्ट कंपनी के सक्सेस में लगाना, इंडस्ट्रियल हार्मोनिक मेंटेन करना, मतलब हार्मोनिक मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन। ठीक है, हाउ इट्स टेक, एवरी एम्प्लॉय को सैलरी के हिसाब से या फिक्स्ड परसेंटेज के रूप में प्रॉफिट मिलता है। इफ़ कंपनी है प्रॉफिट 1 लाख, सो प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम के हिसाब से 10% शेयर वर्कर को मिलेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम कंपनी का प्रॉफिट, एम्प्लॉय बोनस प्लस मोटिवेट प्लस हार्मोन, मतलब इससे क्या होता है कि वर्कर को लगता है कि मैंने वर्क किया तो मुझे बोनस मिला तो वो और अच्छा वर्क करेगा, यही होता है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। ठीक है, ऑनरशिप एंड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, ये होता क्या है, ऑनरशिप और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अभी हमको यहाँ तक पढ़ना है बट कोई ना, हम लोग पढ़ लेंगे। तो ऑनरशिप और ऑनरशिप में क्या होता है कि इट्स वन पर्सन इज ऑनर ऑफ और बिजनेस दैट इज टेल ऑनरशिप फीचर, सिंगल ऑनर, फुल कंट्रोल, प्रॉफिट, मतलब सिंगल खुद का मालिक होता है, फुल कंट्रोल, उस पर खुद का कंट्रोल होता है, प्रॉफिट जो होता है उसका खुद का होता है, लाइबिलिटी जो होता है बिजनेस में लॉस हो रहा है तो ऑनर अपना पर्सनल पे से प्रॉपर्टी से वो उसको क्लियर करेगा। डिसीजन मेकिंग फास्ट एंड सिंपल बिकॉज एक ही पर्सन डिसाइड करता है, जैसे इसका अधिकतर जो स्मॉल शॉप, टेलर, बेकरी,
ट्यूशन सेंटर, ये सब में होता है। पार्टनरशिप, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें और रन करें तो उसे ही हम कहते हैं। इसके फीचर मल्टीपल ऑनरशिप, शेयर डिसीजन, प्रॉफिट, लाइबिलिटी में इसमें लॉस होने पर सभी लोग एक साथ मिलकर उसको इक्वल करेंगे। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप का रिटेन एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें प्रॉफिट लॉस रूल आल लिखा हो। और इसमें अधिकतर जो होता है ना पार्टनरशिप जो होता है, डॉक्टर का क्लिनिक, स्मॉल फैक्ट्री में इसका अधिकतर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरविजन, सुपरवाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सुपरवाइजर की मैंने आपको मैनेजर में बताया कि वर्कर को देखना ही सुपरवाइजर का मेन वर्क होता है, ठीक है। सुपरवाइजर एक ऐसा पर्सन होता है जो वर्कर का वर्क देखता है और मैनेज करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग, डिसाइड करता है कि कौन सा काम कब और कैसे करेगा। मॉनिटरिंग, वर्कर का वर्क चेक करता है क्वालिटी एंड क्वालिटी राइट है या नहीं, मतलब कि मॉनिटरिंग करता है। गाइड करता है और ट्रेन करता है। मोटिवेट करता है, रिपोर्टिंग करता है। मैनेजर को वर्क का प्रोग्राम एंड प्रोग्रेस बताता है कि कैसे काम किए हैं ये सब वर्कर, ठीक है। फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर वर्कर को बताता है कि मशीन कैसे चलता है, वर्क शेड्यूल फॉलो करना और वर्क राइट हो या यानी ये सब बताता है। फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन का वर्क अलग अलग फंक्शन के बेसिक पर डिसाइड किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR फंक्शन। एवरी फंक्शन का वन हेड मैनेजर हो जो फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वर्क फंक्शन के बेसिक पर डिवाइड किया जाता है। एवरी फंक्शन का एक हेड होता है। मैनेजर इजीली अपने फंक्शन को मॉनिटरिंग कर सकता है। मतलब फंक्शन में ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि हर फंक्शन का एक, जैसे कि कपड़ा वाला हो गया, एक हो गया क्या बोलते हैं कि स्टेशनरी का हो गया, तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करना ही फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। एवरी फंक्शन का एक हेड रिस्पॉन्सिबल होता है। डिसएडवांटेज, अलग अलग फंक्शन में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। एम्प्लॉय ओनली अपने फंक्शन पर फोकस करता है। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का व्यू कम हो जाता है। पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, पर्सनल मैनेजमेंट हम बताते हैं। आप आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है। क्या बिना पर्सनल मैनेजमेंट के मार्केटिंग चल सकती है। चलिए हम बताते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑफिस, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉय को राइट तरीके से मैनेज करना ही पर्सनल मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरीके से मैनेज करना, राइट पर्सन को राइट जॉब मिलना, एम्प्लॉय हैप्पी एंड मोटिवेट रहे। फंक्शन मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट, सैलरी, न्यू एम्प्लॉय को सर्च एंड रिसर्च करना, ट्रेनिंग डेवलप करना और वेज एंड सैलरी फिक्स करना, प्रमोशन, ट्रांसफ़र गुड और एम्प्लॉय वेलफेयर, डिसिप्लिन, ये सब देना, ठीक है। ट्रेड यूनियन एंड इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेड यूनियन क्या होता है। ट्रेड यूनियन वर्कर का एक संगठन होता है जो उनके हितों की रक्षा, अधिकारों की मांग और समस्याओं के समाधान के लिए बनाया जाता है। देखो, जब वर्कर अपने से अपनी बात नहीं बोल पाता तो एक संगठन, पूरी जो वर्कर की एक संगठन होती है उसमें एक हेड होता है, वही सीधा बात करता है मैनेजर से और अपनी बातों को रखता है, उसी को कहते हैं ट्रेड यूनियन, ठीक है। ट्रेड यूनियन का एक संगठन होता है जो उनके हितों की रक्षा, अधिकारों की मांग और समस्याओं के समाधान के लिए बनाया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्ट द वर्कर राइट, उचित सैलरी, वर्क हाउस, हॉलीडे, ये सब दो हम इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो उसका एक पर्सन होगा जो मैनेजर के पास जाके अपनी बातों को रखेगा। मैनेजमेंट बार्गेनिंग, मतलब बातचीत करना, जो हर मजदूर अकेले मालिक से बात नहीं कर सकता, इसलिए ट्रेड यूनियन इसकी तरफ से बात करेगा। सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मालिक और वर्कर में डिस्प्यूट हो जाए तो यूनियन ट्रेड बीच में आकर मैटर सॉल्व करेगा, जैसे हड़ताल नहीं होने देगा। सेफ वर्किंग कंडीशन, वर्क करते समय मशीन, लाइट, फायर etc से सेफ्टी होना चाहिए देखना, ये देखना ट्रेड यूनियन का जिम्मेदारी होता है। लीगल हेल्प ऑफ वर्क एक्ट, मतलब वर्कर को श्रम कानून आर्टिकल 1947 समझ नहीं आता है, इसलिए ट्रेड यूनियन से समझाता है और ज़रूरत पड़े तो देन केस भी कर सकता है। यूनिटी ऑफ वर्कर, मजदूरों को एक करता है और एक करता है इसलिए भी है कि सभी लोग एकजुट मिलकर काम कर सके। वेलफेयर एक्टिविटी, मजदूरों को का भला करना, एग्जाम्पल बीमा, बोनस, हॉलीडे, ये सब देना, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल एक्ट वे कानून होते हैं। देखो इंडस्ट्रियल, अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया। अब 26 क्वेश्चन बात, इंडस्ट्रियल एक्ट एंड इम्पॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल एक्ट वे कानून होते हैं जो वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच रिश्तों का सही तरीके से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल एक्ट का मेन गोल मजदूरों की रक्षा व उद्योगों को शांति रखने के लिए बनाई गई है। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट 1947, सॉरी यहाँ पे 47 रहेगा,
1947, ठीक है। मजदूरों व मालिकों के बीच डिस्प्यूट कैसे सॉल्व इसके लिए हड़ताल तालाबंदी से जुड़े रूल इसमें आते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है। फैक्ट्री में वर्क करने की सुरक्षा, स्वास्थ्य व घंटे तय करना, ये आर्ट फैक्ट्री 1948 में आता है। और ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है, ट्रेड यूनियन बनाने में चलाने का अधिकार देता है, ठीक है, ट्रेड यूनियन, ठीक है। और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये 46 है, ठीक है। ट्रेड यूनियन बनाने में चलाने का अधिकार देता है। मिनिमम वेजेस एक्ट, मजदूरों को मिनिमम वेतन मिले जिससे वो अपने घर की रोजी रोटी सब संभाल सके, ये आर्टिकल 1948 है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, मतलब कि वर्क करते समय इफ टाइम वर्कर की इंजरी या डेथ हो जाता है तो आर्टिकल 1923 के तहत वो मुआवजा भी मांग सकते हैं। सेल टैक्स क्या होता है? सेल टैक्स क्या होता है? मतलब सामान बेचने पर लगने वाला टैक्स सेल टैक्स कहलाता है। यह टैक्स सामान लेने वाले ग्राहक मतलब बायर को देना पड़ता है। अगर आपका 1000 का सामान है बाई करना है, देन सेल टैक्स 10%, तो आपको 1100 रुपये देना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट सेल टैक्स लगाती है। वाई इट्स इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सरकार को आमदनी बढ़ाने के लिए, विकास कार्यों में पैसा जुटाने के लिए। सेल टैक्स के स्थान पर जीएसटी गुड सर्विस टैक्स लगाया गया। यह 101वां संविधान संशोधन 2017 में आया था, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी होता क्या है? सामान बनाने पर लगने वाला टैक्स को एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। मतलब कोई भी सामान बन रहा है तो उस पर जो जैसे कि गाड़ी बन रहा है, घर बन रहा है, सॉरी गाड़ी बन रहा है, या आपका साबुन बन रहा है, अगरबत्ती बन रहा है, तो ये सब पे जो टैक्स है उसी को एक्साइज टैक्स कहते हैं। वस्तुओं के उत्पादन पर लगने वाला टैक्स एक्साइज टैक्स कहलाता है। मैक्सिमम चीज़ों पर एक्साइज टैक्स अब नहीं लगता, उसका प्लेस पे जीएसटी लग गया है, बट कुछ स्थानों पर अभी भी एक्साइज टैक्स है। पेट्रोल, अल्कोहल, तंबाकू, ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स एक गवर्नमेंट को दिया जाने वाला इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स आय पर लगाए जाने वाला कर। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यही इनकम टैक्स कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ परचेसिंग, प्रिंसिपल ऑफ परचेसिंग मीन्स बाई द राइट गुड्स एंड राइट क्वालिटी एट द राइट प्राइस एंड राइट टाइम। मतलब सही समय पर, सही स्थान पर, सही क्वालिटी में वस्तु को खरीदना ही परचेसिंग कहलाता है। राइट क्वालिटी, खराब सामान न खरीदो। राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम और राइट सोर्स। अब ज़्यादा नहीं है, हो गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब सब लोग मिलकर अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने लगते हैं तो एक समूह बनाते हैं, उसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब समझो ना कि जैसे बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, एक सेकंड में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जैसे एक गोल होता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 लोग होते हैं। एक लोग 20,000 दिए तो 20 सब लोग 20,000 दिए, ठीक है, सब लोग 20,000 दिए। तो नेक्स्ट मंथ में इनको छोड़ के इन सबको पैसे, मतलब एक लोग को इसमें से चुना जाएगा कि एक लोग का जैसे जितने लोग का पैसा है सबको एक लोग को दिया जाए। तो इसके पास कितना हो जाएगा? 2,000 16। इसके पास कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा समझो। तो यही है कि एक व्यक्ति से कोई 5-6 ग्रुप में सब लोग मिला के पैसे देते हैं और एक व्यक्ति के पास आता है। और नेक्स्ट बार क्या होता है कि सब लोग मिला के पैसे देते हैं और इसके पास आता है, सब लोग मिला के पैसे देते हैं फिर इसके पास आते हैं, सब लोग मिला के पैसे देते हैं फिर इसके पास आता है। मतलब यही कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक पार्ट भी बोल सकते हैं। इसका काम अधिकतर क्या कहते हैं कि अच्छे कामों में इसका योगदान होता है। सब लोग मिलकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व खुद करते हैं। लोग खुद की इच्छा से जुड़ते हैं, वो भी ज़बरदस्ती नहीं होता, सब बराबर के होते हैं, ठीक है। वर्किंग, सब लोग पैसा लगाते हैं, वर्क मिलकर करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसमें सबको बांटते हैं। ऑब्जेक्ट, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सस्ता सामान, सुविधा देना, मुनाफा कम लेकिन सेवा ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग ग्रुप बना के जैसे कि गरीबों को पैसे देते हैं, गरीबों के लिए खाना देते हैं, कि मान लो मंडे को हम लोग सभी लोग खाना देंगे। तो ये सब एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक पार्ट होता है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों के समूह से मिलकर आपसी व समाज कल्याण के लिए बनाया गया है। दूध समिति, किसान समिति, सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो आएगा ही, ठीक है। बात कहते हैं प्रोसीडर ऑफ SSI, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स स्मॉल फैक्ट्री या स्मॉल वर्क प्लेस। कम पैसा लगता है, कम लोग वर्क करते हैं, स्मॉल मशीन होते हैं, थोड़े थोड़े मटेरियल बनाए जाते हैं, जैसे पापड़ हो गया, अगरबत्ती हो गया, स्मॉल बेकरी हो गया।
प्रोसीडर क्या होता है, काम क्या करना है ये डिसाइड करना, मार्केट देखना, पैसे का इस्तेमाल करना, जगह का चुनाव करना, रजिस्ट्रेशन कराना, मशीन और रॉ मटेरियल लेना, लेबर देखना, वर्क स्टार्ट करना। ठीक है, इसके ये इंपॉर्टेंट एक ये भी है। ठीक है, ये एक सेकेंड में बता रही हूँ। हाँ, ये लिसनिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ स्मॉल स्केल्स, मतलब रजिस्ट्रेशन जो होता है स्मॉल सेल्स इंडस्ट्री का क्यों होता है। देखो, लिसनिंग, लाइसेंसिंग, सरकार के उद्योग चलाने की अनुमति लेना, लाइसेंस। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, पंजीकरण कराना। सरकार के पास इंडस्ट्री का नाम दे, जैसे कि ये फलाने के व्यक्ति ने फलाना चीज़ का बेकरी लगाया, तो ये सरकार के पास हो गया, तो उसमें क्या क्या फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। देखो, आजकल ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओनली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये आता है एग्जाम में। देखो, बिजनेस डिसाइड करना, उद्यम रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाना, आधार कार्ड से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, नो एनी फीस, कोई फीस नहीं लगता। डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बिजनेस की जानकारी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन के बाद उद्यम सर्टिफिकेट मिलता है। नौ इंडस्ट्री कानूनी रूप से मान्य है। लाइसेंस कब जरूरी है, इफ़ इंडस्ट्री पॉल्यूशन हो, मेडिकल या केमिकल हो, तो उसमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। बेनिफिट, ये फूड लाइसेंस, बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट क्या होते हैं। गवर्नमेंट लोन आसानी से मिल जाता है, सब्सिडी एंड डिस्काउंट मिलता है, टैक्स में बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट स्कीम जो योजनाएं है तो उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। फैसिलिटी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसके क्या फैसिलिटी होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल फैसिलिटी, गवर्नमेंट एंड बैंक आसानी से लोन दे देता है। सब्सिडी, मशीन बाय करना, गवर्नमेंट को सब्सिडी मिलता है, ये सब इसमें मिल जाता है। रॉ मटेरियल फैसिलिटी, कच्चा माल गवर्नमेंट एजेंसी लो प्राइस पर दे देता है। ठीक है, मार्केटिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग फैसिलिटी, टैक्स एंड बेनिफिट फैसिलिटी। ठीक है, अब हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले। मीडियम स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। वे उद्योग जो स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मीडियम आते हैं, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, मेडिकल बनाने की फैक्ट्री, प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री, स्मॉल और मीडियम के बीच आते हैं। इन्वेस्टमेंट, मशीन एंड उपकरणों के पर मीडियम खर्च, स्मॉल इंडस्ट्री से ज़्यादा, बिग इंडस्ट्री से कम। प्रोडक्शन, उत्पादन नियमित व मध्यम मात्रा में होता है, लोन के साथ साथ बाहर भी सप्लाई होता है। लेबर इज मीडियम, कुशल व अर्धकुशल मजदूर। टेक्नोलॉजी, सिंपल नॉट टू बी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, बहुत चीप भी नहीं होता। सेमी मॉडल मशीन का यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट, रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री के मीडियम का काम करता है, देश के आर्थिक विकास में हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है। ये वे इंडस्ट्री होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पर वर्क करते हैं, पैसा कम बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत बड़ी मशीनें आती हैं, बहुत हज़ारों में मजदूर आते हैं, ज़्यादा उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक होता है, मॉडर्न और भारी मशीनें, उत्पादन बड़े पैमाने पर, मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा, देश विदेश में सप्लाई होता है। टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री, मारुति सुजुकी, जियो इंडस्ट्री, बड़े पैमानों पर रोजगार देना, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, ये सब इसके काम होते हैं। ये तो आपको मैंने बता ही दिया था। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रलाइज स्टोर एंड डिसेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है। सिंपल, सेंट्रलाइज स्टोर और डिसेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है। सेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है, सेंटर से क्या मतलब होता है, केंद्र, ऐसा स्टोर जहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के सामान एक ही जगह पे है, उसे सेंट्रलाइज स्टोर कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि कैंटीन हो गया। कैंटीन में क्या होता है, कैंटीन जैसे आप बोल लो कि जैसे कि जहाँ पे सब्जी हो गया, फल हो गया, सब कुछ एक जगह पे, जैसे मशीन हो गया, आपको कोई भी चीज़ मेकअप का सामान हो गया, सब एक ही जगह पे मिल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइज स्टोर। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, बॉक्स बने होते हैं कि इसमें जैसे कि आई मीन टू से कि यहाँ पे आपको ज्वेलरी मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि वेजिटेबल मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि खाने वाली सामान मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होला, इसे डिसेंट्रलाइज करते हैं। अब सेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है, सभी सामान एक ही स्टोर पर रखा जाता है, सभी डिपार्टमेंट वहीं से सामान लेते हैं, मतलब सभी डिपार्टमेंट जैसे ज्वेलरी वाले और वेजिटेबल वाले और फ्लावर्स वाले सॉरी
उसे ही हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइज स्टोर। सभी प्रकार एक ही स्टोर पर रखा जाता है, उसे सेंट्रलाइज स्टोर कहते हैं। फैक्ट्री का वन गोडाउन। स्टॉक कंट्रोल अच्छे से करते हैं, रिकॉर्ड करना इजीली होता है, चोरी कम होता है, खर्चा कम होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज, सामान मिलने में टाइम लगता है, इमरजेंसी में डिले हो सकता है। डिसेंट्रलाइज स्टोर, इमरजेंसी में डिले क्या हो सकता है, एक आदमी बोला कि मुझे वेजिटेबल चाहिए, अब उस पर सर्च करोगे तब जाके तो मिलेगा, तो थोड़ा टाइम लगता है। और डिसेंट्रलाइज स्टोर का देखते हैं, सभी डिपार्टमेंट का अपना डिफरेंट स्टोर होता है, उसे डिसेंट्रलाइज स्टोर कहते हैं। सामान जल्दी मिल जाता है, वर्क फास्ट होता है, इमरजेंसी में इजी होता है। डिसएडवांटेज, कंट्रोल कम होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, सामान डबल रखा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हम एग्जाम होमवर्क देते हैं, आप इसको क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। हाउ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज प्रिपेयर एंड हाउ इट्स द इवोल्यूट। थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। इवोल्यूट का मतलब है टीचर कैसे चेक करता है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इस पर आप पूरा वीडियो आप बना के मुझे सेंड करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।